हेलो एवरीवन, हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी आपके हर उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हम हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और इन तीनों का मर्जिंग पॉइंट जिसको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा अर्थ के बारे में। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अर्थ की शेप से। अर्थ की शेप को अगर इमेजिन करने के लिए बोला जाए तो सभी को ये लगता है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, मतलब अर्थ जो है वो बॉल की तरह गोल है। लेकिन अगर हम रियल इमेज की बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है वो इस तरीके की दिखती है। मतलब अर्थ का जो इक्वेटर वाला जो रीजन है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड है और जो पोलर रीजन है वो कर्व स्टेज में ना होकर के फ्लैटन स्टेज में है। और इस तरीके की जो शेप है उसको हम बोलते हैं जियोइड, अगर हिंदी में बोले तो भूआब। अब क्या कारण रहा कि अर्थ की शेप जो है वो इस तरीके की हो गई? अर्थ ने जब अपना रोटेशन करना स्टार्ट किया होगा तो अर्थ जो है वो गोल स्टेज में होगी। लेकिन शुरुआती समय में अर्थ की जो रोटेशन स्पीड है वो काफ़ी तेज रही होगी, जिसकी वजह से अर्थ के सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो इक्वेटर रीजन है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। और जब ये रीजन एक्सपेंड होगा तो ये पोलर रीजन जो पहले कर्व स्टेज में था वो थोड़ा सा श्रिंक होकर के यहाँ पर फ्लैटन स्टेज में आता है। मतलब अर्थ जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आपको देखने पे लग रहा होगा कि अगर हम पहले देखें तो अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर से चाहे हम इक्वेटर रीजन को नाप लें या फिर हम पोलर रीजन को मेजर कर लें, सभी की जो डिस्टेंस है, सभी की जो रेडियस है वो समान रही होगी। लेकिन जो अब प्रेजेंट टाइम में अर्थ की शेप है उसको देखने पर हमें लग रहा है कि अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर वाले रीजन पर ज़्यादा है और पोलर रीजन पर कम है, जिसकी वजह से जो इक्वेटर रीजन है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मिनिमम होता है और जो पोलर रीजन है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और यही कारण है कि रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो है वो ज़्यादातर इक्वेटर रीजन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, जिसकी वजह से किसी भी सैटेलाइट को या रॉकेट को अगर हमें लॉन्च करना है स्पेस में तो उसको यहाँ से बाहर स्पेस में भेजना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड मैप में जो भी सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है उनको व्यू करें तो एक तो कारण ये होता है कि इक्वेटर रीजन में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ओके, अब सभी को पता है कि ज़्यादातर जो कंट्री है उन सभी जगह से तो इक्वेटर पास नहीं होता है, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेटर रीजन के पास में एस्टेब्लिश किए जाएं ये रॉकेट सैटेलाइट सेंटर हैं उनको। दूसरा कारण ये होता है रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में कि उनको किसी भी लैंड एरिया के ईस्टर्न पार्ट पर ईस्टर्न कोस्ट पर उनको एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। अब यहाँ पर किसी भी लैंड एरिया के ईस्टर्न कोस्ट पर जब इन सैटेलाइट सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया तो यहाँ पर भी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। इसकी यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ईस्टर्न कोस्ट मतलब उस लैंड बॉडी के ईस्टर्न पार्ट पर कोई वाटर बॉडी है। जैसे कि हम अगर यहाँ पर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पर रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है और इसके ईस्टर्न पार्ट पर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, जिसकी वजह से एक तो हमें जो सैटेलाइट है उसको एक्स्ट्रा पुश नहीं देना पड़ता, अर्थ की जो मूवमेंट है उसका हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जब अर्थ रोटेट होती है तो उसका जो एक स्पीड का जो प्रभाव है वो रॉकेट के ऊपर पड़ता है। दूसरा कारण ये होता है कि यहाँ पर मान लो उस रॉकेट में कुछ मालफंक्शन देखने को मिला, कुछ इशू देखने को मिला, तो वो जो रॉकेट है वो यहाँ पर वाटर बॉडीज में जाकर के डंप हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं क्रिएट होगा। तो ये रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के दो बेसिक कोजेस होते हैं, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। अब यहाँ पर जो अर्थ है उसको लेकर के कुछ जनरल डाटा है कि यहाँ पर उसकी जो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है उसके बारे में बता रखा है और ये जो है वो पोलर सर्कमफेरेंस उसके बारे में बता रखा है, मतलब डिस्टेंस बता रखी है। ये डाटा आपको एक जनरल आप एक दो बार व्यू करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें इस तरीके के डाटा पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर किलोमीटर में भी दे रखा है और उनको फिर माइल्स में कन्वर्ट करके भी ये डाटा दे रखे हैं, क्योंकि बहुत बार किलोमीटर और माइल्स के फेर में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात आती है एक्सिस की। अर्थ की एक्सिस की अगर हम बात करें तो अर्थ जो है
सीधे देखने पर अर्थ में ये लगता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्सिस होती क्या है। मान लो कोई बॉल है और उसकी बॉल का जो नॉर्थ पॉइंट है और साउथ पॉइंट को अगर हम मैच करते हुए इस तरीके से कोई निडल उसमें से पियर्स करें तो ये जो है वो अर्थ की, उस बॉल की क्या हो गई, एक्सिस हो गई। सेम इसी तरीके से अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है उसको पियर्स करती हुई अगर हम एक नीडल यहाँ से या फिर एक पिन यहाँ से पास करें तो वो अर्थ की हो गई एक्सिस। मतलब उसके चारों तरफ, उस अर्थ के चारों तरफ अर्थ जो है वो, उस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ जो है वो रोटेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। रियली में ये लगता है कि अर्थ की जो एक्सिस है वो इस तरीके से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ की एक्सिस जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। मतलब अगर हम वर्टिकल लाइन से कंपैरिजन करें, एंगल की बात करें तो 23.5 डिग्री जो अर्थ की एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। मतलब अर्थ जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसको एक्सियल बेंड के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो बात हो गई अर्थ की एक्सिस की। अब हम देख लेते हैं कि अर्थ ना सिर्फ रोटेट करती है, अर्थ अपनी एक्सिस के साथ तो रोटेट करती है, लेकिन सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवोल्व करती है। यहाँ पर एक पाथ है, उसमें अर्थ जो है वो रेगुलर इस तरीके से यहाँ पर घूमती रहती है। मतलब अपने पॉइंट के ऊपर एक्सिस पर घूमती हुई, एक्सिस पर रोटेट होती हुई जो पाथ है उसको भी कंप्लीट करती है। और ये आपको पता होगा कि रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट कर लेती है, और जो रिवोल्यूशन जो है वो 365 1/4 डेज में अर्थ जो है अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर ये जो अर्थ का जो पाथ है, इससे अगर हम कंपैरिजन करें अर्थ की एक्सिस का, तो 66.5 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनता है दोनों के बीच में, जिसको हम ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। मतलब अर्थ जिस प्लेन में यहाँ पर घूम रही है उसको हम ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 66.5 डिग्री का अर्थ जो है वो एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। इसको हम एक्सियल बैंड बोलते हैं। ये जो एक्सिस जो टिल्टेड है, और इसकी वजह से ही अर्थ के ऊपर सीजन बनते हैं। क्योंकि अगर अर्थ यहाँ पर जो अर्थ की एक्सिस बिल्कुल यहाँ पर सीधी रहती तो सन की जो रेज है वो हर एरिया पर इक्वल पड़ती। ओके, तो यहाँ पर जो सीजन है उनमें चेंजिंग कम देखने को मिलता। दूसरा, जो पोलर रीजन में जो 6 मंथ के डेज और नाइट होते हैं वो भी इस अर्थ की इस ये जो एक्सियल बेंडिंग है, मतलब एक्सिस पर जो झुकी हुई है अर्थ, उसी के कारण से होते हैं। हमने बात कर ली अर्थ की शेप की, अर्थ के एक्सिस की। अब बात करेंगे अर्थ के ऑर्बिट की। ऑर्बिट मतलब अर्थ जिस रास्ते में, वो रास्ता जिसमें अर्थ जो है वो सूर्य की, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो, अगर ऑर्बिट की बात करें तो जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो राउंड शेप में नहीं है। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो है इलिप्टिकल शेप में। इलिप्टिकल शेप मतलब बिल्कुल यहाँ से जिस तरीके से अर्थ की शेप बल्जी है, उसी तरीके से अर्थ का जो पाथ है सन के चारों तरफ वो भी थोड़ा सा बल्जी है। मतलब राउंड शेप में ना हो करके यहाँ पर इस तरीके से अर्थ का जो ये पाथ है, यहाँ पर आप देखिए। अब यहाँ पर क्या है, जब इलिप्टिकल शेप है, राउंड शेप होता तो यहाँ पर सेंटर में सन होता और अर्थ यहाँ पर चारों तरफ राउंड कर रही होती सन के। मतलब अर्थ जो है वो हर टाइम 12 जो मंथ होते हैं उनमें हर टाइम अर्थ जो है वो सन से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होती। लेकिन यहाँ पर अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल शेप है, और इलिप्टिकल शेप में क्या होता है कि 2 फोकस होते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए 2 फोकस होते हैं, सेंटर के अलावा यहाँ पर 2 फोकस होते हैं। तो यहाँ पर एक फोकस पे सन एस्टेब्लिश है और दूसरा जो फोकस है वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो अर्थ है वो सन के, मतलब सन जो है वो सेंटर में नहीं है, ये जो पाथ है इसके सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा एक तरफ दूसरा जो फोकस पॉइंट है वहां पर एस्टेब्लिश है, जिसकी वजह से जो अर्थ है और सन जो है वो कभी कभी पास होते हैं और कभी कभी अर्थ जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होती है। तो जब अर्थ सन के पास होती है उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, मतलब उपसौर स्टेज, और ये होती है 3 जनवरी को। मतलब 3 जनवरी को अर्थ जो है वो सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, और 4 जुलाई को अर्थ जो है वो सन से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। इसको बोलते हैं एपहीलियन। ओके, तो ये डेट और ये जो दोनों जो स्थिति है ये आपको क्लियर ध्यान में होना चाहिए। अब जब अर्थ जो है सन के बिल्कुल पास होती है, उस टाइम के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 147 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में, जब बिल्कुल पास होती है। और जब अर्थ जो है वो सन से दूर होती है तब डिस्टेंस होती है 152 मिलियन किलोमीटर। मतलब अगर हम एवरेज की बात करें तो दोनों स्टेजेस में 150 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस होती है सन और अर्थ में। ओके, और इसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब
जो भी हमारे स्पेस में जो भी सेलेशियल बॉडीज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को नापने के लिए हम किलोमीटर माइल्स इनका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है और उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। तो ये तो हमने अब एक्सिस की बात कर ली, ऑर्बिट की बात कर ली। अब ये जो अर्थ जो है कभी सन के पास है कभी दूर है, और इसके साथ में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई भी है। अब इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि 3 जनवरी को जब अर्थ जो है वो सन के बिल्कुल पास होती है तो अर्थ को मतलब नॉर्मल डेज से अगर हम कंपैरिजन करें तो 7% सनरेज जो है, सन की लाइट जो है वो ज़्यादा मिलती है। और जब अर्थ जो है सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है 4 जुलाई को, उस टाइम सन की रेज जो है वो -7%, मतलब एवरेज जितनी सनरेज मिलती है उससे 7% कम मिलती है। अब आप सभी को पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, यहाँ पर 23.5 डिग्री के कोण से। तो इस तरीके से झुकी हुई अर्थ जो है वो रेगुलर अपने पाथ पर इस तरीके से रिवॉल्व करती रहती है। तो यहाँ पर 3 जनवरी को जब सन के पास में है अर्थ, तो इस तरीके से अर्थ की एक्सिस झुकी हुई है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। मतलब सन की साइड कौन सा पार्ट है? सदर्न हेमिस्फीयर है, और सन से दूर कौन सा पार्ट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब यहाँ पर सनरेज जो है वो ज़्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या है? सन से दूर है, तो यहाँ पर सर्दियाँ होंगी, विंटर होगा। आप सभी को पता है 3 जनवरी को हमारे इंडिया में विंटर रहती है। और सदर्न हेमिस्फीयर मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, वहाँ पर क्या रहेंगी इस टाइम? समर। मतलब यहाँ पर नॉर्मल जितनी रेज मिल रही है उससे ज़्यादा गर्मी मिल रही है सन से अर्थ को, तो यहाँ पर एक्सट्रीम समर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं गिरेगी, क्योंकि हम अर्थ के सन के इस टाइम पास आ गई अर्थ, जिसकी वजह से हमारे, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो वहाँ पर जो विंटर सीजन जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का नहीं गिरता है। अब बात करते हैं जब सन से बिल्कुल दूरी पर है अर्थ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अर्थ की एक्सिस तो वैसे ही बेंट है, तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है, तो यहाँ पर सनरेज कम मिल रही हैं। सनरेज कम मिल रही हैं तो मतलब यहाँ पर इस टाइम जो है वो समर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा तेज़ी से नहीं पड़ेगी, कम पड़ेगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर है उसके लिए भी यहाँ पर कम वो विंटर जो है वो गिरेगी। इसका मतलब ये है, अगर हम कंक्लूजन बात करें तो पेरिहिलियन एंड एपेहिलियन दोनों जो स्टेज होती है, मतलब 3 जनवरी और 4 जुलाई की जो स्टेज होती हैं वो दोनों ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को फेवर करती है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियों के टाइम में ना ज़्यादा गर्मी गिरती है, सर्दियों के टाइम में ना ज़्यादा सर्दी गिरती है। तो ये हमने अर्थ के बारे में एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट की है, जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।